अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। अली वासी साहब किसी वजह से लाहौर से बाहर हैं। कल भी वो अपना प्रोग्राम नहीं कर सके थे और आज भी वो इसी वजह से अपना प्रोग्राम नहीं कर सके। कल से वो यकीनन अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे और आप उनको वापस अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। आज हमारे पास जो खबर है वो कल से ही रिलेटेड है। कल से खबर बन रही थी। कल सारा दिन एक सहाफ़ी हैं असद अली तूर साहब, उनके पीछे एफआईए पड़ी रही। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। वहां से उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि इमिनेंट ये थ्रेट है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मुझे बेल बिफोर अरेस्ट दे दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल देने से इनकार करते हुए ये कहा कि अगर मफरूजों की बुनियाद पर हम लोगों को बेल्स देना शुरू हो जाएं तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग होते ही वो एफआईए के दफ्तर गए और वहां पर एफआईए के दफ्तर में उनको बिठा लिया गया और फिर रात गए। रात को जब अंधेरा हो चुका था, 11-12 बज चुके थे, दफ्तर की लाइटें बंद हुई तो पैगाम बाहर आया कि असद तूर साहब जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईए ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। असद अली तूर साहब का कसूर क्या है? असद अली तूर साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़त करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। उनको इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करने की सज़ा एक मरतबा पहले भी मिल चुकी है, जब उनके घर में घुसकर लोगों ने उनको ज़ुदकोप किया था, मारा पीटा था और उनको चोटें पहुंचाई थी। तब भी असद अली तूर साहब पीछे नहीं हटे थे, तो अब कैसे असद अली तूर साहब पीछे हट सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को आज़ादी जो सहाफ़त है वो हर वक्त ख़तरे में ही रहती है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, पाकिस्तान में झूठ फैलाना जो है वो यकीनन जुर्म होना चाहिए और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो झूठ फैलाते हैं, उनका काम ही यही है कि वो झूठ फैलाया करें। और एक ज़माना हुआ करता था 2011-12 से ऑनवर्ड्स तकरीबन 2021 तक 10 साल का वक्त था कि पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने झूठ बोलने वाले सहाफ़ियों को परवान चढ़ाया, उन्हें बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स पर नौकरियां दिलाईं और इन सब के पीछे उनका मकसद ये था कि उनके जो सियासी मुखालफिन थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर ऐसे लोगों को लाया भी जाता है, अगर झूठ भी बोला जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि एआरवाई जो है वो तो एक रिकॉर्ड तादाद में केसेस हार चुका है लंदन के अंदर मुख्तलिफ लोगों से, कभी शहबाज शरीफ साहब से, कभी इसाक डार से, कभी बहुत सारे और लोगों से। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि सहाफ़ी उन स्क्रीनों पर बैठकर दिन और रात झूठ बोलते थे और इस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही से वो झूठ बोलते थे। तब तो इस्टेब्लिशमेंट को सहाफ़ी झूठ बोलने वाले भी बहुत पसंद थे, उनको सर आंखों पर बिठा के रखा गया। आपको याद होगा कि एआरवाई के साबिर शाकिर साहब हुआ करते थे, वो कहते थे कि अगर कौमी इंटरेस्ट के अंदर किसी खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए या उसको कोई गलत स्लांट दे दी जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि झूठ बोलना और किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी की जान खतरे में डालना उस वक्त तो एक नॉर्मल बात थी। एक ऐसा वतीरा बनाया हुआ था उस वक्त सहाफ़ियों ने जिसको सब लोग उस वक्त फॉलो कर रहे थे। इस वक्त जो है केस वो असद अली तूर साहब के ऊपर आ गया है। असद अली तूर साहब पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने जजेस की तज़हीक की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जजेस की तज़हीक के लिए तो सज़ा मौजूद है, उसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, उसकी जो भी सज़ा होती है 15 दिन की सज़ा है, 1 महीने की सज़ा है या 6 महीने की सज़ा है, जो कुछ भी होता है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर असद अली तूर साहब को बुलाकर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है काजी फायज ईसा साहब उनको सज़ा दे सकते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि काजी फायज ईसा के खिलाफ बातें करने पर असद अली तूर साहब के ऊपर एफआईए का केस हो गया है। लेकिन ये वही काजी फायज ईसा साहब हैं जिनके जब वो निकाले जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, उनके खिलाफ जब रेफरेंस चल रहा था तो असद अली तूर उन वाहिद सहाफ़ियों में से या उन बहुत चंद सहाफ़ियों में से एक थे जो कि काजी फायज ईसा साहब की साइड का मौक़िफ़, उनकी बेगम साहिबा जो थी सबरीना ईसा साहिबा, उनका मौक़िफ़ जो है वो पेश करते थे, उनको सामने लेकर आते थे और बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक बन चुका था असद अली तूर साहब का काजी फायज ईसा के साथ। और हम जो बहुत सहाफ़ी हैं, हम लोग तो बाज़ औक़ात असद अली तूर साहब का मजाक भी उड़ाया करते थे कि जैसे उनको गोद ले लिया हुआ है काजी फायज ईसा साहब ने, या अडॉप्ट कर लिया है। तो इस किस्म का मजाक हम जब बनाया करते थे तो अब वो वक्त था और ये वक्त है। हुआ क्या इसके दरमियान? हुआ ये कि इस्लामाबाद के अंदर जो गर्मा गर्मी हुई, जो कुछ भी सियासी हलचल चल रही थी, शायद काजी फायज ईसा साहब भी उसका पार्ट बन गए। शायद काजी फायज ईसा साहब ने वो जो बल्ले का निशान वापस लेने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला था वो शायद इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर किया था। ये कहना सोचना है असद अली तूर साहब का। और उसके बाद असद अली तूर साहब ने खुलकर काजी फायज ईसा की भी मुखालफत शुरू कर दी थी और देखें भुगतान वो भुगत रहे हैं, एफआईए की कस्टडी में हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो सहाफ़ी सहाफ़त करते हुए एफआईए की कस्टडी में चले जाते हैं, सहाफ़ती तंजीमें उनके लिए शोर क्यों नहीं मचाती? सहाफ़ती तंजीमें, झूठ बोलने वाले सहाफ़ी जो दरोगोई से काम लेते हैं, उनके हक में तो हर वक्त आगे आगे होती हैं, लेकिन जब कोई जर्मन सहाफ़ी पकड़ा जाता है तो उसके मामलात ख़राब हो जाते हैं। दूसरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पाकिस्तान में अब नई हुकूमतें बनने वाली हैं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, इस तरह दीगर मुख्तलिफ सूबों में भी होने वाला है ये काम। अब वफाकी हुकूमत में जब कभी भी ये काम होगा तो वफाकी हुकूमत के जो
इंटरिम सेटअप था, उसके जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी भी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अब उनकी ख़्वाहिश ये है कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाएँ। अब क्या उनकी जो ख़्वाहिश है वो पूरी हो सकेगी? क्या वो चेयरमैन सेनेट बन पाएँगे? क्या वो सादिक संजरानी साहब जो हैं वो सूबाई असेंबली की जो सीट पर इलेक्ट हुए हैं वो जाकर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बन जाएँगे? ये वो बातें हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो इंटरिम सेटअप होता है उसका मकसद तो ये होता है कि न्यूट्रल किस्म के लोग लाए जाएँ जिनका सियासत में कोई अमल दखल ना हो, या जिनका इलेक्शन का जो कोई रिजल्ट भी आए उससे उनका कोई लेना देना ना हो। लेकिन हमने देखा है कि चाहे वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हों, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया गया है, चाहे वो सादिक संजरानी साहब हों जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो बुगटी साहब हों जो कितना अरसा इंटीरियर मिनिस्टर बने रहे निगरान हुकूमत के और फिर जाकर इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए, चाहे वो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हों जो कि अब चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं। ये तमाम लोग जो हैं इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। इन लोगों का इंटरेस्ट था इस बात के अंदर कि वो ख़ास तादाद में लोग जीत कर आएँ, कोई ख़ास नंबर ऑफ़ पीपल जीत कर आएँ या कोई ख़ास किस्म के लोग जीत कर आएँ और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बिल्कुल ना हो, ताकि उनको मुस्तकबिल में फ़ायदा हो सके, ताकि वो अपना मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें। इस्लामाबाद के अंदर तो ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जैसे मौजूदा जो वज़ीर आज़म साहब हैं शायद वो जो है किसी मुल्क का सफ़ीर बनना चाहते हैं या उनको सफ़ीर लगा दिया जाए। तो दो चीज़ें बातें हैं वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो गर्दिश कर रही हैं, एक ये कि वो चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं और एक ये कि वो सफ़ीर बनना चाहते हैं। उनको क्या ओहदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो न्यूट्रलिटी का सवाल है कि जो इंटरिम सेटअप है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ये जो सेटअप है वो उस तरह का न्यूट्रल हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं। ये लोग अपने जो भी साल डेढ़ की इन्होंने मेहनत की थी या जो कोई भी अपना ओहदे पर बैठे रहे थे उसका इन्होंने बदले में फ़ायदे उठाए हैं। क्या फ़ायदा उठाने से जो तमाम इलेक्शन प्रोसेस है जिसके ऊपर पहले ही हज़ार सवालात हैं उस पर मज़ीद सवालात नहीं उठ जाते, ये तो है बात सोचने की। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने कल अपना हल्फ उठाया था और उसके बाद से वो बहुत ही मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। कल रात को वो थानों का चक्कर भी लगाती रहीं आईजी पंजाब को साथ लेकर, और उसके अलावा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बहुत सारी मीटिंग्स ली और आज भी सुबह से वो मीटिंग्स का ही सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ब्रीफिंग्स ले रही हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ जो महकमे हैं पंजाब हुकूमत के, उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने इतने सालों में क्या किया। और उनको यकीनन इस बात का भी पता होगा कि उनके चचा शहबाज शरीफ के ज़माने में कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू हुए थे और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब किस कदर काम करने की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ साहिबा से बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता है और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी इसी बात पर हो रही है कि वह नवाज शरीफ साहब की साहबजादी होने के नाते वज़ीर आला पंजाब बन गई। उनकी कोई पंजाब की जो सियासत है उसके अंदर उन्होंने कोई ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं किया और ये सब कुछ जो है उनको अपने वालिद साहब की वजह से मिला है, ये तो है उन पर तनकीद। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा देती हैं, वो एक अच्छे वज़ीर आला, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करती हैं, अपने तमाम जो मातहत इदारे होते हैं पंजाब हुकूमत के उनको सही तरीके से लेकर चलती हैं, पंजाब के अंदर जो मसाइल इस वक्त इशू हैं यानी कि स्कूल्स हैं अगर उनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं और इस किस्म की चीज़ें हैं उनको पूरा करती हैं, और उसके अलावा ये सवाल भी पैदा होता है कि वो एक ऑडिट भी करवाती हैं कि जो तमाम चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं या जो हम पैसे खर्च रहे हैं क्या इसका हमें फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। हम अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर फ़र्ज़ करें 100 अरब रुपया सालाना खर्च रहे हैं तो क्या हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो इस काबिल है भी कि वो जो 100 अरब है उसको वो जस्टिफाई करता है। क्या सरकारी स्कूलों से ऐसे नौजवान निकल भी रहे हैं जो मुल्क में जाकर या कहीं और जाकर दूसरे लोगों से कम्पीट कर सकें। ये वो सारी बातें हैं जो मरीम नवाज़ साहिबा को गौर करना होंगी। सिर्फ पैसे खर्च देने से और चीज़ें दे देने से मामलात अब नहीं चलेंगे। अब मामलात जो हैं वो उससे बहुत आगे जा चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाए कि जिस चीज़ पर इतनी कॉस्ट लगाई गई क्या उसका हमें बेनिफिट भी मिला या नहीं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।